इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साइंस के पूछे हुए क्वेश्चन। मेरा यकीन मानिए, अगर आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो यहाँ से साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का डेट आ गया है, जो कि 1 अक्टूबर से होना है। 3 दिन यह परीक्षा लिया जाएगा, तो आपके पास अब समय बहुत कम है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप जो पहले जो पूछे हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको कॉन्सेप्ट के साथ, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आप अच्छे से पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन से आपका और भी क्वेश्चन जो है तैयार हो जाए और एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन अगर पूछा जाए उसी पैटर्न पर, तो वो आपका नहीं छूटे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे वो ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो एटॉमिक मास होता है ना, जो द्रव्यमान बराबर जो होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप न्यूट्रॉन बराबर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, मतलब द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या को अगर आप घटा, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देने पे जो आएगा ना, वही आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान को ना यहाँ ऊपर में लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये द्रव्यमान होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर ही होता है। तो आप यहाँ पे अगर निकालेंगे, देखिए यहीं पे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे 59 है ये आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो 59 माइनस 26 करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 33। तो ये पहला वाला में यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन की संख्या जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, ये ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे अगर आप बी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 61 है और माइनस 29 है, तो यहाँ से करिएगा 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला वाला में आप देखिए, यहाँ पे ये जो है ए का वैल्यू है वो 61 है और पी का वैल्यू जो है वो 30 है। आपको अभी पता है न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, जो आएगा वही न्यूट्रॉन होगा। तो अगला वाला में देखिए 61 में से आपको क्या घटाना है, 30 घटाना है, तो यहाँ पे 31 बचेगा। वैसे ही आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये प्लस माइनस जो रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावित करेगा, न्यूट्रॉन की संख्या का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूट्रॉन की संख्या का सिंपली ऊपर में आपका एटॉमिक मास रहता है, मतलब द्रव्यमान रहता है, और नीचे में आपका प्रोटॉन रहता है। तो इसमें से इसको घटाइएगा और जो आएगा वही आपका न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 30, दैट इज 30 हो जाएगा। तो पूछ रहा है किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन है। देखिए ए वाला में आपका कितना आया, 33 आया, बी वाला में 32 आया, सी वाला में 31 आया और डी वाला में 30 आया है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये आपका ए वाला हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछता तो आपका डी वाला आंसर हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है तो वह क्या होगा। देखिए वह ऑप्शन है आपका धातु होगा कि उपधातु होगा कि अधातु होगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपको परमाणु क्रमांक दिया रहेगा तो आपको क्या करना होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो 16 है तो बड़ा सिंपल तरीका, आप ऐसे लिख दीजिएगा 2, 8 और 6। ठीक है, क्या आ गया, 2, 8, 6, 16 हो गया। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर अंतिम कक्षा में, अंतिम सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो धातु होगा। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उपधातु होगा, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अधातु होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, ये अधातु है। समझ गए, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये तत्व पूछेगा ये कौन है, ये कौन सा तत्व है, तो 16 नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो सल्फर का होता है। समझ गए, तो इसका आंसर सल्फर होगा। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 13 लिख दिया जाएगा, अगर 13 लिखा हुआ है, आपको बताना धातु है कि धातु, आप लिख दीजिएगा। क्या करिएगा, अगर 13 का पूछेगा तो आप क्या करिएगा, देखिए क्या करिएगा, 2, 8, 3, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आया लास्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अभी हम बताया 1, 2, 3 रहेगा तो धातु होगा। समझ गए, तो ये धातु हो जाएगा। अगर इसी में अगर मान लीजिए 14 का पूछता था, 2, 8, 4, इसका मतलब क्या होता है, उपधातु होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ए ओ कॉन्सेप्ट से आपका 4 इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपसे नहीं छूटेगा। समझ गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घोल है, उसमें 450 ग्राम पानी है। ठीक है, और 50 ग्राम जो है ना सामान्य नमक है। तो कह रहा है घोल की सांद्रता क्या होगी। देखिए सबसे पहले घोल, अगर मान लीजिए चीनी और नमक और पानी है, दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, नमकीन पानी बनेगा। तो नमकीन पानी बनेगा, वो एगो घोल हो गया। समझ गए, तो नमकीन पानी जो बना है, तो अगर घोल के बारे में अगर कहिएगा तो 450 ग्राम जो है वो क्या है, नमक है। 450 देखिए लिखा हुआ है ना, 450 ग्राम पानी है
और 50 ग्राम जो है आपका नमक है, तो प्लस 50। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा ना वो कैसो ग्राम का होगा, 500 ग्राम का होगा, समझ गए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, घोल की सांद्रता। तो हमेशा इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको सांद्रता निकालना हो, क्या निकालना हो, सांद्रता निकालना हो, तो आपको क्या करना होता है, जो कम मात्रा में जो रहता है ना उसको सॉल्यूट बोलते हैं ना, विलेय बोलते हैं। तो जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या करिएगा, आप ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन को मतलब कि ये जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, मतलब इसको विलायक बोलते हैं और इसको विलय बोलते हैं, दोनों को मिला के जो बनाते हैं उसको विलयन कहते हैं। तो जो विलय होता है जो कम मात्रा में होगा उसको ऊपर में रखिएगा, और जो विलयन होगा ना उसको नीचे में रख दीजिएगा, और 100 से क्या करिएगा आप गुना कर दीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो आपका क्या आया, 10% आया कि नहीं। तो आप देखिए 10% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, कई बार आपको दे देगा पानी दे देगा, कई बार आपको नमक दे देगा, यहाँ पे पानी की जगह पे पानी रहेगा, यहाँ पे नमक की जगह पे चीनी कर देगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आप सिंपली क्या करिएगा, पानी और नमक दोनों, पानी और नमक रहे चाहे पानी और चीनी रहे, दोनों को जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपका विलयन हो जाएगा। और सांद्रता पूछेगा तो जो कम मात्रा में रहेगा जिसको विलय कहते हैं उसको ऊपर, इसका फॉर्मूले होता है सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बट्टा विलयन की मात्रा गुने 100। तो जो कम मात्रा में रहता है उसको विलय बोलते हैं। तो विलय वाला को क्या करिएगा, ऊपर में रख दीजिएगा, आप पूरा जो आप विलयन बनाए उसको नीचे रख लीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, इस प्रकार आपका सांद्रता आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जनरली बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। देखिए आपको हम बताते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कैसे आप बनाइएगा। कह रहा है क्या, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाला 3 गो प्रतिरोध का एगो समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, समझे। तो समबाहु त्रिभुज देखिए कैसे बनता है, ऐसे करके वो फोटो बना लीजिए, समझ गए। तो ये आपका 4 ओम का है, ये भी आपका 4 ओम का है, और ये भी आपका क्या है 4 ओम का है, समझ गए। कह रहा है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या किए, एगो समबाहु त्रिभुज बना लिए, समझ गए। अब कह रहा है कोनों 2 के बीच में निकालना। तो देखिए अगर सपोज मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एगो बैटरी हम छोटा सा जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि एगो बैटरी ऐसे जोड़ दिए, है ना। तो ऐसे जोड़ दिया था, करंट आया था, करंट जब यहाँ तक आया तो इसके पास 2 गो रास्ता, एगो रास्ता ई और एगो रास्ता ई, समझ गए। तो करंट क्या हो गया, बट गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ई जो करंट है वही करंट यहाँ से यहाँ तक बहता हुआ चला आएगा, और ये वो करंट आई वहां जाकर के फिर यही करंट यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, और फिर से यही करंट इस रास्ता से होकर फ्लो करने लगेगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में क्या करना होता है उसको समझिए। देखिए ई करंट जो जैसे जाएगा ना, तो ई दोनों में एक रहेगा, तो एक जब दोनों में एक रहेगा इसका मतलब वो सीरीज है, श्रेणी क्रम है। और सीरीज में क्या करिएगा, सिंपली आपको 4 और 4 को क्या कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 4 और 4 को क्या कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। मतलब इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा और वो करिएगा तो ये 4 4 मिलकर के 8 हो जाएगा, ये दोनों फिगर मिलकर एगो फोटो बन जाएगा, और नीचे में एगो जो है वो इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका 8 ओम का है और ये आपका 4 ओम का है, समझ गए। सीरीज में रहेगा तो सीधा जोड़ दीजिएगा, लेकिन पैरेलल में अगर रहेगा तब क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों को क्या करना है, ऊपर में गुना कर लीजिएगा, 8 गुने 4, और नीचे में दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो 8 + 4 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 गुने 4 बटा क्या हो गया 12, तो 4 × 12, मतलब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 8/3 ओम आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 8/3 ओम है, ये बी नंबर ऑप्शन में आपका 8/3 ओम है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलता है। आपका ऑप्शन है ठोस, तरल मतलब द्रव्य को बोलते हैं, उसके बाद गैस, उसके बाद निर्वात। देखिए ध्वनि जो होता है ना वो सबसे तेज गति से गमन करता है ठोस में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि ध्वनि सबसे निम्न से किसमें गति करेगा, तो आपका गैस में सबसे निम्न से गति करेगा। ध्वनि का चाल जो है गैस में सबसे कम होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है आपका निर्वात में, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। देखिए ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछेगा तो आप डरिएगा नहीं, सीधे बना दीजिएगा, इसने पूछेगा आपको घुमा फिरा करके इधर उधर करके। तो जो भी इस तरीके का जो भी न्यूमेरिकल है, जो कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छा से बता रहे हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट समय में इसी सब वीडियो को आपको बार बार देखना है। पहले से अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो भी आपको घबराने और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको इस चैनल में पूरा मैथ और पूरा साइंस करवाने जा रहे हैं। आप यकीन मानिए अच्छे से अगर देखिएगा, पूरा समझिएगा,
बार बार वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, राइट डाउन करिएगा कॉपी कलम पे, तो आपका साइंस का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, या निम्न से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और तरल का घनत्व, वस्तु और तरल घनत्व में अंतर, केवल वस्तु का आकार और द्रव्यमान। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्किमिडीज का के द्वारा एगो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, जिसको उत्प्लावकता का सिद्धांत कहते हैं। उसमें यह बताया गया है कि कोई भी वस्तु जो होगी ना, कोई वस्तु जो है तैरेगी या डूबेगी, इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु मतलब कि वो जो तरल है, जो लिक्विड है वो, और उस वस्तु का जो घनत्व है, उस दोनों के बीच में जो अंतर है वो उस पर निर्भर करता है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए? मतलब जो वस्तु भारी होगा वो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। जो वस्तु भारी होगा वो डूब जाएगा, और जो वस्तु हल्का होगा वो तैरेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पानी के ऊपर मिट्टी तेल को डाल देते, क्या होता है, मिट्टी तेल जो है ऊपर तैरने लगता है। क्या है कि मिट्टी तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। इसी में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या, कि समुद्र के जल में तैरना ज्यादा आसान है कि नदी के जल में तैरना ज्यादा आसान है। तो उसके पीछे क्वेश्चन पूछता है कि इसके पीछे क्या कारण होता है। कहा क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र के जल में तैरना नदी के जल में तैरने से ज्यादा आसान होता है, क्यों? तो उसके पीछे रीजन यह होता है कि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है नदी के जल के घनत्व की तुलना में, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है एज कम्पेयर टू नदी के जल के तुलना में। समझ गए? तो 6 क्वेश्चन जो है अभी आपको हम करवा रहे हैं, और बाकी जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको करवाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पूरा वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया जो है ना वो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए चालन, बिखरना, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों जो है ना वो आपका दीर्घ तरंग विकिरण का भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, और बिखरना जो है जिसको हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं, ये जो है आपका वो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा। देखिए चालन के द्वारा क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं इसमें। चालन के द्वारा जो ठोस वस्तु होता है ना वो चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा का एक टुकड़ा है, उसको अगर किसी एक सिरा को गर्म करिएगा तो दूसरा सिरा में भी जाकर के थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको चालन बोलते हैं। जैसे आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद पहले नीचे से पानी गर्म होता है और बाद में ऊपर वाला पानी गर्म होता है। तो इसमें जो विधि प्रयोग में आता है उसको संवहन विधि बोलते हैं। और सूर्य का जो रोशनी जो होता है ना, सूर्य का रोशनी जो पृथ्वी पे आती है वो विकिरण विधि के द्वारा आता है, और पूरा पृथ्वी जो गर्म होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। तो इस बात को भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है। ठीक है, उसका बिखरना जो है ये प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो है आपके दीर्घ तरंग विकिरण में नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखिए समान त्वरण मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक मुक्त गिरने वाली वस्तु, कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरता है ना, फ्री फॉलिंग जब बॉडी होता है, मुक्त रूप से गिरता है, तो वो जो होता है आपके समान, यहाँ पे त्वरण जो है ना समान रहता है, उसका त्वरण नहीं बदलता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका वैल्यू रहता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन को तो अगर आप देखिएगा, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, तो एक ढलान पे जब गेंद लुढ़कता है ना उसका भी गति जो होता है ना वो भी एक समान त्वरण का ही उदाहरण है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना वो ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए तीक्ष्णता और कठोरता जो होता है वो किसके द्वारा आता है। आपका ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, कोशिका रस से भरी रिक्तिका है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहले मैं वो बता देता हूँ कि तीक्ष्णता और कठोरता की बात करेगा ना, तीक्ष्णता और कठोरता जो होता है वो प्रदान किया जाता है रिक्तिकाएं के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा। देखिए रिक्तिका को हम लोग इंग्लिश में वैकल्स बोलते हैं, समझ गए। रिक्तिका का काम एक और भी होता है, जल को स्टोर करने का काम होता है रिक्तिकाएं का। जैसे अगर आप जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाएं की जो रिक्तिका होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाएं की जो रिक्तिकाएं होती है बहुत बड़ी होती है। तो पादप कोशिका में तीक्ष्णता प्रदान करने का काम जो करता है और कठोरता प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका रिक्तिकाएं करता है, वैकल्स करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में 2-3 ऑप्शन है और आपको हम बता देते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है, ये एनर्जी बनाने का काम करता है, ठीक है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो ये आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं,
मतलब कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। वही अगर हम लोग राइबोसोम की बात कर ले तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहेगा तो राइबोसोम को, पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जा घर कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और गोल्जी उपकरण क्या करता है ना, ये ऊर्जा को परिवहन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे किसको चाहिए, हमारे मुंह को चाहिए, और बाकी हमारे शरीर का अंग क्या है, स्थिर है। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है, हमारे शरीर से ऊर्जा को लेकर के हमारे मुंह को देने का काम करता है, ताकि हमारा मुंह जल्दी नहीं थके। तो गोल्जी उपकरण का काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना, समझ गए। तो इसलिए इसको यातायात परिवाहक कहा जाता है। और ये जो रिक्तिका होता है इसका काम होता है जल को स्टोर करना पौधा में और जंतु में, और साथ में तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करना, ये काम होता है आपका रिक्तिका का। गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है ना, उसी ऊर्जा को परिवहन करने का काम जो है आपका गोल्जी उपकरण करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, समझ गए। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन से जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी आपको साथ में लिखते रहना है और उसको याद करना है अच्छे से। बार बार वीडियो को देखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए, है ना, पौधा का जो तना होता है उसका घेरा बढ़ाने के लिए जो है ना उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन है वाहिनिकाय, पेरीसाइकिल, अंतविष्ट और पार्श्व विभाज्य उत्तक। ठीक है, कई बार एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं जो आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है कि आप क्या करें नहीं करें और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा ना वो बहुत टाइम में वही आंसर होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको ट्रिक के रूप में हम बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम दिया है, तो इस बेसिस पे आपको हम बता रहे हैं। इस बेसिस पे आपको हम क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्तक पौधे के तना का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो तना का जो घेरा बढ़ाता है इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, पार्श्व विभाज्य उत्तक होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए, देखिए समुद्र के पानी से पहले क्या करते हैं, समुद्र के पानी को निकाल करके हम एक बहुत बड़ा सा खेत में डालते हैं, और वहां से वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है ना वो ऊपर वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण तो आपका आंसर होगा ही होगा, ऑप्शन ए तो सही है। और साथ में क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या होता है, इस विधि के द्वारा जो नमक मिलता है ना उसको शुद्ध किया जाता है। तो अर्थात अगर समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए कहा किस विधि का उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन में आपका वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों रहेगा, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन डी जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन जो है जो मतलब कि गोली आवेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फौज वगैरह में जो सेना होता है उन लोगों को दिया जाता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट, उससे क्या होता है गोली आर पार नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन है सोडा ग्लास हो गया, पायरेक्स ग्लास हो गया, जेना ग्लास हो गया और पॉलीकार्बोनेट ग्लास हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट ग्लास हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए आप पायरेक्स ग्लास की बात करेंगे तो पायरेक्स के द्वारा जो होता है ना प्रयोगशाला में जो बर्तन वगैरह आता है उसमें पायरेक्स ग्लास का प्रयोग करते हैं। जेना ग्लास के बारे में तो ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। और सोडा ग्लास के द्वारा जो है सोडा कांच वगैरह के निर्माण में सोडा ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो ये आप तीनों बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह में कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट ग्लास हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट में पॉलीकार्बोनेट ग्लास हो जाएगा। प्रयोगशाला से रिलेटेड उपकरण में जो है आपका पायरेक्स कांच हो जाएगा। और सोडा कांच बनाने के लिए जो है आपका ये सोडा ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको साथ में राइट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को, है ना। जैसे मान लीजिए देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड कई बार फॉर्मूला पूछ देता है, तो CCl4 होता है। ये कार्बन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो चार को जो है ना, 4 गो क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 का मतलब होता है केमिस्ट्री में टेट्रा, ठीक है। तो CCl4 हो गया और प्लस साथ में आपका पानी मतलब क्या हो गया, आपका H2 हो गया।
तो कह रहा है इस दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनेल, आसवन और आंशिक आसवन। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपका सेपरेटिंग फनेल। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वही अगर आसवन और आंशिक आसवन की बात करें तो आसवन को हम लोग इंग्लिश में डिस्टिलेशन बोलते हैं और आंशिक आसवन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। देखिए इस दोनों का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, आसवन और आंशिक आसवन दोनों का प्रयोग लगभग एक जैसे काम के लिए किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि आसवन का प्रयोग तब करेंगे जब दो चीजों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आसवन का करेंगे, और टेम्परेचर का डिफरेंस जब बहुत कम का होगा तो आपका आंशिक आसवन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है आपका एक प्रकार का जो होता है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि जैविक खाद होता है। ठीक है, वर्मी का मतलब होता है केचुआ। क्या होता है, केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा केचुआ को क्या कहा जाता है, तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ के द्वारा ही खेत में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है वर्मी कंपोस्ट होता है। आपका ऑप्शन है एक अकार्बनिक उपकरण, एक विषैला पदार्थ, एक जैविक जैव उर्वरक, एक कृत्रिम उर्वरक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक जैविक जैव उर्वरक हो जाएगा, क्योंकि एक जीव के द्वारा ये उर्वरक प्रदान किया जाता है। और वो जीव कौन सा होता है, वो जीव केचुआ होता है, जिसको किसान का मित्र कहते हैं। और केचुआ के द्वारा यह दिया जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, वनस्पति विज्ञान। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है वनस्पति विज्ञान, आगे पौधा लिखा हुआ और कीट विज्ञान और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपका ऑप्शन है कीड़ा, सांप, पक्षी और पौधा। ठीक है, तो देखिए वनस्पति विज्ञान में जिस प्रकार हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार कीट विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, कीड़ा का अध्ययन करते हैं। समझ गए, तो सिंपल बात है, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं और कीट विज्ञान में कीड़ों का अध्ययन करते हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे तो ओफियोलॉजी के द्वारा सर्पों का अध्ययन करते हैं। सांप के अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ओफियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद पक्षी के अध्ययन को हम लोग बात करेंगे तो पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, पक्षी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, सांप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओफियोलॉजी, और कीड़ों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं। और पौधा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, आपका पौधा आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है किसने किया था। आपका ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पीएल स्पेंसर और टीएन माइमा। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन साइंस में भी आता है और एक इसमें आप इसको आप करंट से भी जोड़ सकते हैं या फिर स्टैटिक जीके से भी जोड़ सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नरिंदर कपानी। किसके द्वारा, नरिंदर कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक यहाँ पूछा गया है, आपका ऑप्शन बी जो है नरिंदर कपानी आपका सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन है। देखिए यहाँ से 3 तरीके का क्वेश्चन, एक आपसे पूछेगा भूपरपट्टी में, एक आपसे पूछेगा वायुमंडल में, और एक आपका पूछ देता है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो भूपरपट्टी इस वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कहेगा, आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना 46.60% जो होता है ना भूपरपट्टी में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपका जो होता है वो सिलिकॉन होता है, 27% के आसपास होता है। एल्युमिनियम जो होता है आपका 8% होता है, और आयरन जो होता है आपका 5% के आसपास होता है। लेकिन इसी में अगर आपसे याद रखिएगा, इसी में आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला धातु कौन सा, अगर धातु पूछ देगा, मेटल पूछ देगा, तो आपका आंसर तब एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है धातु नहीं है, ऑक्सीजन एक अधातु है, और सिलिकॉन जो है क्या, वो एक उपधातु है। समझे, तो ध्यान रखना, अगर धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, और सीधे पूछेगा तत्व तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। वही अगर वायुमंडल में अगर आपसे पूछेगा तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है 21% के आसपास होता है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास होता है। इस तरीके से बाकी सारी चीजें होता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। वही अगर आपसे ब्रह्मांड में पूछ दिया जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। डिफरेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत वीवीआई टॉपिक है।
तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। देखिए आपका ऑप्शन है 1 टन उच्च ग्रेड कोयला, उसके बाद 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, 10 टन हो गया उच्च ग्रेड कोयला, 100 टन उच्च ग्रेड कोयला। तो जितना आप 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला को जलाने से जितना आपको ऊर्जा मिलेगा ना, उतना ही ऊर्जा का उत्पादन 1 ग्राम यूरेनियम से होता है। सोच लीजिए कि यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है। मात्र 1 ग्राम यूरेनियम से आपको उतना ऊर्जा मिल जाएगा जितना के लिए आपको 4.5 टन जो है ना आपका उच्च कोटि का उच्च ग्रेड का कोयला जो है जलाना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा। इस प्रकार से 2023 में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा करवा दिया गया है। आप अच्छे से इसको देखिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, रिवाइज करिए, कोई नया बात है उसको लिख लिया कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आपको अंतिम समय में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विजिट करिए, चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।